नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। न रैली, न सभा, न संबोधन, अब चुनावी प्रचार का नया तरीका, लंगर और दर्शन। जी हां, क्या सियासी आस्था आज चुनावी नैया को पार लगा पाएगी? यही यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अब एक और जहां चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगी हुई है, तो सियासत और आस्था का कुछ खास ही मिलन देखने को मिल रहा है, और वो भी यूपी से लेकर पंजाब तक। कान्हा की नगरी में जहां चाणक्य ने चुनाव प्रचार की शुरुआत बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के साथ की, तो वहीं पंजाब की धरती पर हुंकार से पहले राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में शीश नवाया। दोनों जगह खास बात ये रही कि दोनों दिग्गजों ने स्थानीय धार्मिक स्थलों को केंद्र में रखते हुए अपने भाषण दिए। साथ ही इन चुनावों को राज्यों का चुनाव न बताकर देश की दिशा तय करने वाला चुनाव बताया। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर किस ओर सियासी बयार बहती है, लेकिन सियासी आस्था के जरिए चुनावी नैया को पार लगाने की शुरुआत हो चुकी है, और आज बात इसी खास मुद्दे पर। पंजाब शब्द के अंदर हमारा जो चिन्ह है पंजाब, वो भी है। कान्हा को श्री कृष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही। कहीं पर भी जाते हैं, अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए, मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं, तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये पंजाब के भविष्य का सवाल है। ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। दो लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। मथुरा की भूमि में, पवित्र भूमि पर खड़ा रहकर कहता हूं, हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित भी रखेंगे, सलामत भी रखेंगे, विकसित भी बनाएंगे और देश में नंबर 1 बनाएंगे। और चलिए, इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी हैं, सचिव आम आदमी पार्टी से चंद्रमुखी रेपसवाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जानी जी भी शामिल हुए चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सवाल तो यही कि जो सियासी आस्था है, क्या ये नैया पार लगा पाएगी? फिर चाहे हम पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की, हम बात अमित शाह की करें या फिर राहुल गांधी की। निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं कि क्या सियासी आस्था है वो नैया पार लगा पाएगी। हिंदुस्तान की जनता के अपने अपने मुद्दे हैं। आज जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। हिंदुस्तान में युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। आज किसानों ने जिस प्रकार से जो यातनाएं झेली, उनके लिए बदलाव का मुद्दा है। इस देश के अंदर बेहद मुद्दे हैं और मुद्दों के आधार पर ही देश की जनता उसका अपना भविष्य देखती है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो संविधान है, वो संविधान इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अनुसार जो भी नेता जो सबका साथ और सबके विकास की बात करने वाला व्यक्ति, तमाम जो स्थल होते हैं, जो लोगों की आस्था के केंद्र होते हैं, उन पे अपना शीश नुवाते हैं। कहीं पे भी लोगों को बांटने का काम नहीं करते, लेकिन चुनाव का जो असली जो केंद्र रहेगा वो जनता के मुद्दे रहेंगे। क्योंकि पिछले 7 साल से पूरे देश के अलग अलग हिस्से में जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर लोगों की बेरोजगारी की दर बढ़ी है, लोगों के रोजगार खत्म हुए, महंगाई की मार बढ़ी है, दुनिया में जिस प्रकार से ये सूट और बूट की सरकार झूठ और लूट के सारे देश के आम आदमी को लूटा है, गरीबी में धकेला है, उनका जीवन स्तर गिरा है, ये मुद्दे हैं। और उन्हीं मुद्दों के आधार पर देश की जनता लोकतंत्र के अंदर अपनी सरकार चुनेगी। फिर ये मंदिर दर्शन क्या है? ये सिर्फ शुरुआत के लिए कि हाँ आस्था है इसलिए गए, इसे राजनीति से न जोड़ा जाए? श्वेता, मैं कहता हूं कि एक नेता जो इस देश के संविधान में विश्वास करता है, नेता जो इसके देश के संविधान का जो केंद्र है, हम भारत के लोगों में जो विश्वास करता है, जब वो चुनावी रैली को संबोधित करता है तो देश के उसके पटल पे, मानस पटल पे विभाजन नहीं, भारत के लोग होते हैं। और भारत के लोगों की आस्था के केंद्र जो भी होते हैं, जो नेता संविधान में विश्वास करता है, वो सब उस आस्था के केंद्र पे भी जाने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी कि मनीष पारिक जी, लंगर और दर्शन ये नया तरीका नजर आता है। हम पंजाब यूपी की बात कर रहे हैं, अब जिस तरह से प्रचार प्रसार का तरीका भी बदल चुका है, वर्चुअल रैलीज हो रही हैं,
उस फिजिकल रैली में तो यहाँ पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद जो तरीका आज नजर आया या फिर अभी जिस तरह से अब चलन में चल चुका है, क्या इससे जीत मिल जाएगी? नहीं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो श्वेता, गणेश पूजन से कार्यालय शुरू होते ही हैं। वर्षों से मैंने इतने चुनाव लड़े हैं, सब जगह गणेश पूजन से शुरू करते हैं। और जो राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाले जो लोग हैं, वो यही डिफरेंस है। अब उनको भी जाना पड़ रहा है, मत्थे टेकने पड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति का इसको अंग नहीं समझिए, लेकिन ये स्ट्रैटेजिकल एस्पेक्ट उनके लिए बन गया है कि भाजपा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का शंखनाद ऐसा किया है कि आज कांग्रेस को भी मंदिर में जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से करती थी, कांग्रेस अब कॉपी कर रही है, यानी राहुल गांधी जो गए हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यज्ञोपवीत अपने कोट के ऊपर पहन के क्या दिखाना चाहते थे। अब ये जो गंगा स्नान कर रही है प्रियंका जी, वो क्या दिखाना चाहती है? ये अलग बात है कि यूपी में वो फाइट में नहीं है कांग्रेस पार्टी, वो उनकी समाजवादी पार्टी की बी टीम है। ऐसे ही पंजाब में वो आप पार्टी की बी टीम होने वाली है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जो थे, जिनके दम पे आई थी, वो अब उनके साथ नहीं है। तो ये अलग बात है कि राहुल गांधी किसके लिए प्रचार कर रहे हैं, कौन को समर्थन दे देंगे रातों रात, ये भी पता नहीं है। बस भाजपा तो पंजाब में कांग्रेस की है, वो क्यों किसी और के समर्थन, वो तो एक तरफा सरकार लाने की कोशिश करेंगे। हालात बदले हैं, जैसे मैंने कहा कि जो जितने विधायक जीते हैं उनको जिताने वाले जो कैप्टन थे, वो कैप्टन अब वो कैप्टन लेस है कांग्रेस पार्टी। अब वहां पे चन्नी है और भी हैं 2-3 लोग, अलग बात है, लेकिन वहां भी इस जूझ रही है कांग्रेस पार्टी। और उत्तर प्रदेश में तो 7 सीटों के साथ थी ही वो, तो उसमें भी 25 सीट जीतने वाले के समर्थन करने के सिवा कोई चारा बचेगा नहीं, क्योंकि योगी नहीं आना चाहिए। तो जो जनता है वो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स को समझ चुकी है कि इनके पास अपना देने को कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। और फिर जिस सूडो सेकुलरिज्म की बात हम करते थे, आज आप उसी को, आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम जीते या ना जीते, बीजेपी ना जीते, फोकस इस पर। कांग्रेस का तो यही मकसद है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह मैदान में उतरे हैं, ये यूपी में मान सकते हैं, लेकिन ये पंजाब में कैसे मानेंगे मनीष जी? पंजाब में तो सरकार, यूपी में चलिए ये मान भी ले, इस बात को आपके हम मान भी सकते हैं, क्योंकि यूपी में उतना ज्यादा समर्थन नहीं है, उतने ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन पंजाब में ये बात तो कैसे लागू होगी? जी, मैंने आपको निवेदन किया था, पंजाब में भी जो कैप्टन इनकी कमेटी के थे, इनके जो उस समय पे मुख्यमंत्री थे, 4 बरस तक रहे, वो आखिरी के 6 महीने में उनको छोड़ के चले गए। और यानी पंजाब में कैप्टन ही कांग्रेस थे, आप ये कह रहे पंजाब में कैप्टन ही कांग्रेस थे उस, बिल्कुल। और इसी कारण से आज हालात ऐसे हुए हैं। वहां पर भी जो लीडरशिप क्राइसिस है वो इस कदर है कि वो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। और ये अलग बात है कि आप पार्टी ने उस समय दावे बड़े किए थे, वो सीटें नहीं जीत पाई। और ये भी कारण है कि उन्होंने मकसद ये रखा था कि हम इकट्ठे रहेंगे पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए। तो वो हालात भी अब नहीं है। लोगों ने माननीय मोदी जी की सरकार के लाभ देखे हैं, दुनिया में भारत का स्वाभिमान से उठा हुआ चेहरा देखा है, और किस तरह से कोरोना काल में सेवा कार्यों के जरिए भाजपा ने लोगों के दिलों में स्थान बनाया है कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से ज्यादा बेटर मैनेजमेंट कोरोना का भारत में रहा है। ये लोगों को ध्यान आया। तो निश्चित तौर पर मोदी एक सशक्त प्रधानमंत्री दुनिया में बनकर उभरे हैं, और उसका लाभ निश्चित तौर पर भाजपा को मिलेगा, क्योंकि एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आप कांग्रेस पार्टी, अच्छा ठीक है, चलिए, यानी भाजपा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जीत के आ रही है, वो किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा टक्कर नहीं है, कंपटीशन नहीं है, ये आप मान रहे हैं? क्योंकि दूसरी पार्टियों को जिस तरह से आप अभी नाप रहे हैं उससे तो यही नजर आता है। चंद्रमुखी जी, अभी जो मनीष जी ने भी कहा कि कांग्रेस आपकी बी टीम बनकर ही पंजाब में सामने आ जाएगी। दूसरी बात, राहुल गांधी अगर वहां पर गए, आज दौरा किया उन्होंने, कई अहम बातों का जिक्र उन्होंने किया अपने संबोधन के दौरान, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं से पूछकर सीएम चेहरा कौन होगा वो फाइनल करेंगे। अब आम आदमी पार्टी पंजाब में कितना स्टैंड कर रही है और उत्तर प्रदेश को लेकर भी, क्योंकि ये दोनों ही जगह जिस तरह से आज बड़े चेहरे नजर आए, सबसे पहले धार्मिक तौर पर या मंदिर दर्शन करके, तो सवाल तो ये उठता है कि क्या इससे जीत मिल पाएगी, क्या इससे जनता साथ आ पाएगी, क्या ये वोट पे तब्दील हो पाएगा? धर्म है वो सबकी अपनी निजी आस्था है, इसको अपने को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन दोनों ही पार्टियां, भले ही कांग्रेस हो भले ही बीजेपी हो, समय समय पे सत्ता के लोभ में इन्होंने हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए धर्म के नाम पे सत्ता हासिल करने की कोशिश बारी बारी से दोनों ही पार्टियों ने की है। लेकिन जब तक अब जनता को पता है कि जनता की बेसिक नीड्स हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, जब तक रोजगार उनको नहीं मिल पाता है, ये सारी चीज़ें अब पिछले 20 साल से लोग देखते देखते समझ चुके हैं और लोगों की समझ आ चुकी है। रही बात बी टीम की, तो बी टीम कौन सी किसकी टीम है? पिछले 6-7 महीने से आप लगातार देख रहे हैं, बंगाल में हुआ था, राजस्थान में भी हुआ, एमपी में भी हुआ। वोट जनता किसको करती है और फिर वो समर्थन किसको देते हैं? तो बी टीम, यहाँ लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ रखी है कि कौन सी टीम किसकी टीम है।
भले ही आप कांग्रेस को वोट करेंगे, भले ही आप बीजेपी को वोट करेंगे, वोट वहीं एक ही जगह घूम फिर के चला जाता है। तो जनता को भी विकास के मुद्दे समझ में आ रहे हैं। जो सरकार जनता के विकास के हित में काम करेगी, जनता हमेशा उसी के साथ जाएगी। ठीक है, मिथिलेश जामनी जी, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, सरकार बीजेपी की है और अमित शाह का आज बेहद अहम दौरा था। पंजाब में सरकार कांग्रेस की है और राहुल गांधी का वहां बेहद अहम दौरा था। अब जिस तरह से दोनों ने ही मंदिर पहुंचकर दर्शन किया और उसके बाद जो अपने संबोधन में कहा, क्या अब एक अलग ट्रैक पे प्रचार प्रसार जा रहा है? क्या दोनों को अपने अपने राज्य में जो सरकार है उसे बचाने की कवायद है और क्या दोनों ही कॉन्फिडेंट आपको नजर आते हैं? और आज के दोनों के संबोधन के बाद मैसेज क्या नजर आता है? देखिए श्वेता जी, ये कि इमोशनल कार्ड है। हिंदुस्तान में धर्म एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा अफीम है, जिसको अगर कोई ढंग से चटाना सीख जाए तो उसे सत्ता से बाहर करना नामुमकिन है। ये मैं नहीं कहता, ये कई फिलोसफर मानते हैं। इंडिया के बारे में कई फिलोसफर कह रहे हैं कि इंडिया में सब कुछ पॉजिटिविटी है। अभी एक हाई रिस्क जो कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि खंडित राज्य का संदेश भारत में जाएगा जिस दिन, उस दिन धर्म का आंकड़ा बढ़ जाएगा। अमित शाह जी ने बंसी बजैया की नगरी में जाके हाजिरी लगाई है, लेकिन असली बात यह कि उन्होंने जब कैराना में पहुंचे थे, कैराना जो मुजफ्फरनगर में है, उसमें एक बड़ा बयान दिया था कि 80 बनाम 20 है। इसके बाद में ओवैसी भाईजान जो वहां कर रहे हैं, वो भी धर्म का खेल चल रहा है। और आज राजनाथ सिंह जी ने मोदी नगर में सभा को संबोधित करने के बाद एक बड़ा बयान दिया कि मैंने एक माता का मंदिर में मत्था टेका और मेरे पास फोन आ गया कि हमारा 17 साल का बच्चा जो चाइना गया था वो मिल गया। तो माता का चमत्कार है, यानी धर्म से लोगों को जोड़ने का गेम चल रहा है। राहुल गांधी की जहां तक हम बात करें, राहुल गांधी को ये रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में लाने वाला कोई है तो वो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब गुजरात में ये प्रभारी थे तो पहली बार राहुल गांधी को ये जो अपना राजनीतिक अनुभव था उससे परिचय कराया कि हिंदुस्तान की आबो हवा है, यहां धर्म को भी अगर हवा दी जाए तो वोटों में तब्दील होता है। और हमने देखा कि गुजरात में कांग्रेस ने बहुत तगड़ी फाइट दी उस जमाने में जब कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। तो ये एक सिनेरियो है, लेकिन बड़ा अजीबो गरीब सिनेरियो है। तमाम बोलने वाले ये कह रहे हैं कि हम अभी कल ही आज़ादी का जश्न मना के उठे हैं और उसमें कहा जाता है कि तू रंग दे बसंती चोला, और हमारे नेता कह रहे हैं कि हमें धर्म के नाम पर वोट दे दीजिए। जो ही उन्होंने मत्था टेका, बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया कि वहां उस साहिब के दरबार में जो दीवारों पर गोलियों के छेद हैं उनमें चीख और पुकारे हैं, उनको सुने। जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, जो पॉलिटिकली रिलीजियस बेस इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, बहुत डेंजरियस है। आपको मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज थे वेंकट चलैया, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। और वेंकट चलैया जब राजस्थान यूनिवर्सिटी आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था और उसमें कहा था कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स बन गए, रह गया है। पॉलिटिकल लीडर अपने हिसाब से इसमें अमेंडमेंट करा रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल विश पूरा करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो यही काम आज धर्म के लिए हो रहा है कि हमने जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हमारे यहां कहा गया मोह कपट छल छिद्र न पावा। हमारे भगवान राम ने कहा है कि जो कपट छल छिद्र करके पूजा करके मुझे ठगना चाहता है या मुझे मनाना चाहता है, और आप उस टेढ़ी टंगड़ी वाले कन्हैया को रिझाने की बात कर रहे हैं, उसके नाम पर वोट लेने की बातें कर रहे हैं। वहां यूपी के बीजेपी सोशल मीडिया में चल रहा है कि टेढ़ी नाक वाले को लाओगे तो टेढ़ी टांग वाले का मंदिर नहीं बनेगा। आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो? टेढ़ी नाक वाला अखिलेश यादव, टेढ़ी टांग वाला कन्हैया। तो आप इस धर्म को लेकर, वोट को लेकर क्या फैलाना चाहते हो? आप क्यों नहीं बात करते कि जो 10 इंडिया के टॉप सीएम आए उनमें बीजेपी का एक असम का सीएम आया, बाकी नहीं आए? आप किस बात को कर रहे हैं? आप वो जो एक डॉक्यूमेंट विजन होना चाहिए, जो डेवलपमेंट का विजन होना चाहिए, उस पर हम बात करना क्यों नहीं चाहते? मोदी जी की लोकप्रियता में 24% की गिरावट आई। इसकी वजह तो ये भी मिथिलेश जी एक है ना कि जीतना है, बस जीत के सरकार बनानी है। कैसे भी जीतना है, क्या किस चीज पर फोकस करे कि जनता साथ आ जाए, उसी पर ही सबका ध्यान रह गया है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य रहा है। हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिज्म शब्द लिखा हुआ है, क्या हम इक्वल हो गए? क्या सोशलिज्म आ गया हिंदुस्तान में? नहीं आया। आज 75 साल हम मना रहे। हमने सेकुलरिज्म वर्ड बाद में जोड़ा प्रियम। तो ये जो हम तमाम चीजें करते जा रहे हैं हमारे देश के नेता, ये कहीं ना कहीं भूख, बेरोजगारी, गरीबी और अपनी जो विफलताएं हैं उनके ऊपर
कोई भगवा लिबास पहनाना चाहता है, तो कोई वो नानक का दरबार जो नानक कहता है कि नानक दुखिया सब संसार, जो नानक कहता है कि प्यार की बात करो, जो कन्हैया प्यार से छचिया भर छाछ पर वो जो ग्वालियर के नाचने वाला, उसके नाम पर आप राजनीति करना चाहते हो, जो केवल प्यार की भाषा। तो ये सभी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, केजरीवाल साहब भी खूब साफा पहना पहने को उसमें जाते हैं जो गुरुद्वारे वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं, कोई नेता ऐसा नहीं बचा है। लेकिन अब जनता को समझना है कि हम किसे चुने, हम डेवलपमेंट को चुने। ये जो डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम केवल मजहब को चुने, मजहब तो कभी कहा ही नहीं। मजहब तो इस देश का, मजहब तो भगवान राम ने उसके बेर खाए, झूठी बेर सबरी के, तो ये हमारे यहाँ तो वो परंपरा है, उनको तो हम भुलाना चाहते हैं। हम मजहब के नाम पर कहते हैं 80% 20% का डर है, 80% वाले क्या करोगे, 20% वाले क्या करोगे। आप जलियांवाला बाग में जा रहे हैं, राहुल गांधी जी वहां दर्शन साहिब ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर लोगों को यादा ताजा करा रहे हैं बीजेपी वाले। यानी आप क्या जहर घोलना चाहते हो? क्यों आप प्यार और एक दूसरे को अखलाक, जो एक हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी का मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम प्यार से रहें, वो मोहब्बत वाली बातें हम क्यों नहीं करना चाहते? ये एक विषय है जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो उसकी जरूरत महसूस नहीं होती है। उनको अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये पॉलिटिशियनों को, ये पॉलिटिशियनों का जो रूप रंग है, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन यूथ इसको समझ रहा है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इसलिए राजनीति और बिहार में जो कोई समझना आसान बिहार में नहीं जो हो रहा है, या जयपुर राजस्थान में है। रीट में जो हो रहा है, ये दोनों बताते हैं कि हम राजनीतिक रूप से कितने ही सियासी ड्रामे कर लें, हम जनता के प्रति, हम नौजवानों के प्रति कितने ईमानदार हैं। रीट का पेपर खुलासा हुआ। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अदिति, आज अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, मथुरा में मौजूदगी रही अमित शाह की, संबोधन भी उनका हुआ, लेकिन आप क्योंकि दोनों जगह मौजूद थी, दादरी की बात कर ले या मथुरा की, हाइलाइट्स क्या रहे अमित शाह के संबोधन के? क्या मैसेज देने की कोशिश आज रही है और क्या अलग रहा है आज दूसरे दौरों से भी अगर देखा जाए तो, इस प्रचार के दौरान यूपी इलेक्शन को लेकर खासतौर से? देखिए, 5 बड़ी बातें हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में। पहला, कि भारतीय जनता पार्टी को जो आसान दिख रही थी लड़ाई, वो अब नहीं दिख रही। दूसरी बड़ी बात है कि अमित शाह ने जब भाषण दिया, अमित शाह ने मथुरा गए, वहाँ तमाम बातें करी, उसके बाद वो यहाँ पर आए। तो हम जब धर्म और जाति की बात करते हैं, तो आज वो जिस इलाके में थे वो गुर्जर बाहुल्य इलाका था। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पैठ वाला इलाका था, लेकिन क्योंकि कल जाटों के इलाकों में गए थे, जाट नाराज थे, उनको मनाया था, तो जरूरी था कि ठीक एक दिन बाद गुर्जर इलाके जाएं, गुर्जरों के पास जाएं, जिससे कि जो गुर्जर ऑलरेडी उनके पास है, उस इलाके में कम से कम 2 दर्जन सीटें हैं जहां पर गुर्जर बाहुल्य पूरा इलाका है, वहां की सीटों को इंटैक्ट रखा जाए। अब हम धर्म की बात करते हैं तो इस और पहले आप पूछ रही हैं कि आज क्या रहा। आज उन्होंने धारा 370 पे फोकस किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में, हाँ, सवाल ये था कि किसान की आय दुगनी करनी थी, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ, उस पर जवाब नहीं मिला। लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट का वो सारा एजेंडा बताया, जो कि कह सकते हैं कि 50 से 60 से 70% जो भाषण था उसमें सत्य था कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। और सबसे बड़ा जो उनके पास औजार है वो यही है कि अखिलेश यादव से लेकर अब तक में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। लेकिन सवाल ये है कि सारे, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे देश के दूसरे राजनेता हो, वो बात करते हैं कि हम जाति पे चुनाव नहीं लड़ते, हम जाति पे पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन वो जाति पे पॉलिटिक्स आधारित होती है। और अब नैरेटिव हुआ, या कह सकते हैं कि डायनामिक्स, जो राजनीतिक डायनामिक्स है, वो बीजेपी ने बदल दी है। पहले हम बात करें राम मंदिर की, राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं था। मायावती ने भी अयोध्या से शुरू की थी पॉलिटिक्स, तमाम चीजें हैं, लेकिन राम मंदिर, इस देश में राम मंदिर वाला मुद्दा सालों साल चला और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व पे जिस तरह से एनकैश किया। लेकिन अब भाजपा ये समझ गई है कि अभी तक धर्म पे अगर चुनाव, और आज भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर धर्म पे चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव जीतेगी। लेकिन अब क्योंकि ये पूरा चुनाव जातिवाद पे होता जा रहा है, तो यहाँ पे भाजपा के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना तरीका, जो डायनामिक्स की मैं बात कर रही हूँ, वो बदल रही है। वो ये समझ चुकी है कि 15 से 25% के वोटर्स पे नहीं,
क्योंकि अब ये पूरा गुलदस्ता, पूरा जातिवाद एक साथ होता है, सबका साथ सबका विकास है, इससे सबको साथ लेके चलना है। ऐसे में केवल हम उस 15 या 20% या 25% वोटरों पे फोकस नहीं कर सकते। तो अब और बाकी सारे जो देखिए, राहुल गांधी ने, जैसे अभी किसी ने कहा वो बात सत्य है, राहुल गांधी ने गुजरात में जब अशोक गहलोत वहां के प्रभारी थे, उन्होंने वहां पे मंदिर गए, हालांकि उस पे इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत हुई, गुलाब नबी से लेकर आनंद शर्मा ने ईमेल लिख दी, तमाम चीजें हुई। अभी प्रियंका गांधी खुद गंगा में नहा रही हैं, और अखिलेश यादव ने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो खुद यादव हूँ, कृष्ण जी तो हमारे खुद के पूजनीय हैं, खुद के हमारे भगवान हैं, हम उनके वंशज हैं, तमाम चीजें हैं, तो वो हमारे वंशज हैं, तमाम चीजें हैं। तो ये अब देखिए, ये जो पॉलिटिकल जो वोटर है, अब श्वेता आप और हम अपनी बात करें, हमको सड़क पे चलता कोई आदमी मिल जाए तो धर्म आस्था की ज्यादा बात करता है, तो हमें लगता है कि आदमी अच्छा है, भला आदमी है, पूजा पाठ करता है। और जाहिर तौर पे हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर अब जो युवा है वो ये राम मंदिर और तमाम चीजें नहीं मानते। अब की जो यूथ है उसको डेवलपमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए। फिर भी अभी हम इस पूरा जो भाषण या पूरे चुनावी उसकी बात करें समर की, तो अभी भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अभी भी हम धर्म और जाति पे लड़ते हैं, और आज भी लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो बिल्कुल या अदिति, और 2024 यही वजह भी है, देखिए यही वजह कि आज भी इसी पर लड़ाई होती है, आज ही इसी पर दंगे तक हो जाते हैं। और आज धर्म जाति को लेकर जब बात होती है तो फिर राजनीति में क्यों ना, उनको भी पता है कि इसी को लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इसी को लेकर ही हम सीधे दिल पर वार कर सकते हैं और अपने साथ इन्हें ला सकते हैं वोटर्स के तौर पर। और शायद यही वजह है कि ये कोशिश लगातार अब हर पार्टी की तरफ से की भी जा रही है। आप सभी हमारे साथ बनी रही, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया, रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। सियासी आस्था की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से चुनाव प्रचार भी चल रहा है, यहाँ पर दौरे चल रहे हैं दिग्गज नेताओं के, और आखिर किस तरह से ये लोगों के दिलों पे राज कर पाएंगे, कैसे अपनी सरकार वापसी कर पाएंगे, चाहे वो अमित शाह हो या फिर राहुल गांधी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनूप अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी बीजेपी प्रवक्ता। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका। एक अहम सवाल यही है कि आज अमित शाह थे मथुरा में, दादरी में, और लगातार प्रचार प्रसार भी जारी है। क्या किसी तरह का कोई डर है जीत को लेकर, या मानते हैं कि मुकाबला कड़ा है, या फिर एक तरफा लग रहा है कि जीतेंगे, कॉन्फिडेंट है, और अगर कॉन्फिडेंट है तो उसकी वजह क्या? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, श्वेता जी, निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विजन पे काम करती है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से 4.5 वर्षों में हमने, चाहे शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सब समाज को जोड़ते हुए एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उस नारे पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, और चाहे भारत की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जी, आपने देखा होगा हर वर्ग का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन पे देश कैसे, प्रदेश कैसे शक्तिशाली बने। और रही मंदिरों की बात, जो आपने कही कि मंदिर जा रहा है, ये हमारी आस्था है और हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हम कोई भी काम भगवान का श्री गणेश करके करते हैं, इसको धर्म के आधार पर जोड़ना, हम ये समझते हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी से घबरा रहे हैं वो इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं और घबरा भी रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि हमें कोई संशय है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर, हमने जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की धारा बहाई, आपने देखा होगा पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर अवध तक हमने जिस तरीके से काम किया, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विजन को बताता है। और जो हमारा नेतृत्व है वो लगातार जनता का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले क्या स्थिति हुआ करती थी कि यहाँ पर लोग घरों से निकलने को डरते थे। अगर आप पश्चिम की बात कर लें तो जिस तरीके से वहां पर दंगा करके तांडव किया गया पूरे पश्चिम में, चाहे कैराना रहा हो, मुजफ्फरनगर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद श्वेता जी क्या कोई दंगा हुआ क्या? निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता, बिल्कुल अनूप जी, ये बदलाव तो हुआ है कि कोई दंगे नहीं हुए, माफिया राज, गुंडा राज यहाँ पर खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में, इसका जिक्र आज अमित शाह भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से मुद्दा बनाकर चलती है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, और पिछले अगर 4-5 साल की अगर बात आप करते हैं अपनी सरकार के दौरान की बात अगर करें तो उसमें बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए जो राष्ट्रीय मुद्दे बने बेटियों को लेकर, इस तरह से दुराचार हुआ।
जी। श्वेता जी, निश्चित तौर पर एक आध घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर 25 करोड़ की आबादी हो, एक आध घटनाएं हुई जैसे हाथरस हुआ, और आपने देखा होगा कि हाथरस में किस तरीके से प्रियंका गांधी ने वहां पर किस तरीके से माहौल को मोड़ने का काम किया। हम बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके की घटना हुई, क्या किसी कांग्रेस के नेता ने क्या उस पर बयान जारी करने का काम किया? ये पॉलिटिकल बातें हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहु बेटियों पर नजर डालने वाले का क्या हाल हुआ है ये सबने देखा है। और बहु बेटियों पर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस पर रहे। योगी जी का जो डंडा चला है उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर, योगी जी का जो बुलडोजर चला है उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर, दिक्कत यही है श्वेता जी कि सारे पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से घबरा रही हैं, वो बुलडोजर की बात क्यों कर रही है? उनको बुलडोजर से क्या खतरा है श्वेता जी? और मैं पूछना चाहता हूँ कि बुलडोजर किस आम आदमी में चल गया श्वेता जी? ठीक है, अनुप जी, आप कह रहे घबराहट है, दूसरी पार्टियों की घबराहट है। आरसी जी इसका जवाब दे दीजिए। श्वेता जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से जेमिनी ने कहा और जिस प्रकार से हमारी आदित्य नागर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सबका साथ सबके विकास की बात करने वाले आज 80 और 20 पे आ गए हैं। यही इनका सत्य चरित्र है और यही इनकी बातें हैं। आज करसठ जो इस पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो सौहार्द, प्रेम और भाईचारे का जो प्रतीक है, स्नेह का जो प्रतीक है, उसके साथ में छल्लावा करके और उसी के मंदिर के प्रांगण के पास में खड़े होकर और नफरत के बीज बोने वालों को भगवान कृष्ण कभी माफ नहीं करेंगे। इनके पास में आदित्य ने कहा कि इनके पास में कोई जवाब नहीं था जो किसान की आमदनी को दुगुनी करने का बात प्रश्न पूछा। अगर ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जहां पे दुष्कर्म पीड़िता बेटी को आधी रात को पुलिस के साये में जला दिया जाता है, इसको अगर लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं तो ये हिंदुस्तान की कोई भी बहन बेटी, कोई भी महिला नहीं चाहेगी। अगर ये इसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि अपने नेताओं के द्वारा किसानों को कोंच के रोंद के मार दिया जाए, तो ये कोई भी हिंदुस्तान के हिस्से के अंदर कानून व्यवस्था नहीं चाहते। कानून व्यवस्था वहां हो जहां पे सामंती का डंडा जो गरीब पे महिला पे वंचित पे जो चल रहा है वो सबका सहारा बने। लेकिन देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने और हिंदुस्तान ने, गंगा को मां कहने वालों ने मां के तट को लाशों से भर दिया। वो कौन थे? ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते हुए अपने परिजनों को खोने वाले देखा इस हिंदुस्तान में कौन थे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही थी आज हिंदुस्तान ने देख लिया। आज युवा रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाह रहा है। अनूप जी, देखिए श्वेता जी, ये टीवी चैनल पर बैठ कर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। इनको जिम्मेदारी से बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों का सम्मान बनाने का काम किया गया, अगड़ों का सम्मान बनाने का देखा है। वो 2 अप्रैल की घटना हिंदुस्तान ने पूरा देखा है। किस प्रकार से वंचित पे जो हमला किया था हिंदुस्तान की पूरी जनता ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और नेताओं को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को देखा है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सावित्रीबाई फुले जी से बुलाइए। चलिए ठीक है, ठीक है अनूप जी, आरसी जी 1 मिनट रुकिए। लेकिन इतना तय है कि देखिए जो भी जो कर रहा है, जो भी पार्टी है, जो भी आप बयान दे रहे हैं, जो भी घटनाएं हुई, जनता भी तो वो देख रही है ना, उसके आधार पर भी वो भी तय करेगी कि किसे लेकर आना है, किसे लेकर नहीं आना है। मिथिलेश जामनी जी, अभी हम क्योंकि धार्मिक आस्था की बात कर रहे हैं, मंदिर दर्शन की बात कर रहे हैं और ये प्रायोरिटी में है सभी पार्टियों के। भले अगर बीजेपी सिर्फ ये कहे कि मंदिर दर्शन उन्हीं का रहा है या वो हमेशा से करते रहे तो ठीक है, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं। लेकिन अगर वाल्मीकि मंदिर भी जाते हैं राहुल गांधी, गोल्डन टेम्पल भी जाते हैं और सिर्फ इसे ये देखा जाए कि हम सिर्फ दर्शन करके क्योंकि आस्था हमारी इसलिए गए तो इसे तो गलत ही माना जाएगा, क्योंकि आपको हर तरह की वोट साधने भी है। देखिए श्वेता, भले कितना भी कहा जाए कि राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा है, लेकिन घूम फिर के वो वहीं पर आता है। जी, जिस तरीके से राहुल गांधी 109 अपने उम्मीदवारों को लेकर दुर्गानी मंदिर और वाल्मीकि मंदिर गए, वो तमाम काम किए, लेकिन वो एक चीज में चूक गए कि चन्नी जी और सिद्धू जी को गले मिलाने में चूक गए। अगर वो उनको गले मिला लेते तो आज ज्यादा डोर टू डोर उनका कैंपेन सफल होता। दूसरी तरफ हम यूपी की बात करें तो अमित शाह को मैन ऑफ द मैच नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि यूपी में अमित शाह जब जाते हैं तो मैन ऑफ द मैच बनते हैं। लेकिन पहली बार जो जाति की बात कर रहे हैं, गुजरों वाले वोटों को साधने के लिए अशोक गहलोत ने भी काम किया। अशोक गहलोत ने, जो राजस्थान में गुजरों का सबसे बड़ा चेहरा है कर्नल बैंसला,
वो बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। कल उन्होंने 5 नेताओं को वहां भेजा क्योंकि अशोक गहलोत यहां बैठकर यूपी की पॉलिटिक्स को भी बैलेंस कर रहे हैं, वहां वो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। तो कल जो उन्होंने कर्नल बैंसला से मिलने के लिए डॉक्टर रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़, लालचंद कटारिया कृषि मंत्री और तमाम जो नेताओं को भेजा और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कर्नल बैंसला ने, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल विजन वाला गेम था अशोक गहलोत का, क्योंकि उनको पता था कि अमित शाह गुजर बाहुल इलाके में जाने वाले हैं। उसी के हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटेजी प्लान की। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी में अमित शाह चाणक्य है, उसी तरीके से कांग्रेस में आज कोई एक लीडर है, ऐसा आदमी है जिसका ब्रेन बहुत जल्दी बैकअप हो जाता है पॉलिटिकली, और क्या करना चाहिए वो 24 घंटे पहले प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो उसमें कोई चेहरा है तो वो अशोक गहलोत है। जिस तरीके से कर्नल बैंसला ने कहा कि हम गहलोत साहब का कैसे उपकार भूलेंगे, हमें आरक्षण दिया है और आज अमित शाह गुजरों को मनाने के लिए वहां गए हैं। तो ये जो पॉलिटिकल विजन वाला जो खेल है वो सियासत में शुरू हो गया है। और यूपी और पंजाब में निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि सिद्धू और चन्नी को कैसे गला लगाया जाए, और यूपी में एक जो वोट का डिवीजन हो रहा है कास्ट बेस, उसे कैसे रोका जाए, वो पंडितों को कैसे मनाया जाए, कई चुनौतियां हैं। ये पूरी कोशिश और एक दिन के दौरे के दौरान आज राहुल गांधी ने ये सब कुछ करने की कोशिश की है। अदिति, हमने उत्तर प्रदेश की बात की, अमित शाह की बात की, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, मैसेज भी बहुत सारे देने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी ने की है। भले ही वो गले नहीं लगवा पाए सिद्धू और चन्नी को, लेकिन साथ लेकर वहां पर पहुंचे सुनील जाखड़ की मौजूदगी रही, ताकि जो बातें कही जा रही थी पंजाब में कि गतिरोध है इनके बीच में, आपस में मेल नहीं खा रहे हैं इनके विचार भी, और फिर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं झगड़ा है, इसको खत्म करने की भी एक कोशिश थी और एक मैसेज था राहुल गांधी का, सबको साथ लेकर वहां पर पहुंचना। बिल्कुल कोशिश जरूर की गई है, क्योंकि पंजाब शायद इकलौता ऐसा राज्य है, गोवा में भी देखा जा रहा है कि बेहतर कर रही है, लेकिन पंजाब अगर हाथ से निकल गया तो सिर्फ एक राज्य की, एक प्रदेश की सरकार ही हाथ से नहीं निकलेगी। राहुल गांधी का जो डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्फिडेंस होगा कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने जो बीच में तमाम चीजें हुई और कैप्टन अमरिंदर से लेकर चन्नी को जो चूज करा और तमाम चीजें हुई, फिर प्रियंका गांधी का डिसीजन था प्रदेश अध्यक्ष बदलने का, वो सारे डिसीजन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा अगर यहाँ पे कोई भी क्राइसिस होती है। कार्यकर्ता अभी भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी को अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतना दिलचस्पी नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ही मान रही है कि वो उस तरह से उसमें नहीं है रेस में, तो राहुल गांधी को सब कुछ छोड़ के कम से कम पंजाब बैठ जाना चाहिए, जिससे कि पंजाब में उनकी जो हमेशा पॉलिटिकल समझ पे जो क्वेश्चन मार्क रहता है वो ना लगे। लेकिन हमारा जो अभी जो डिबेट चल रही है, डिबेट हम करते रहेंगे, लेकिन जाति धर्म इन तमाम चीजों पर वोट पड़ते रहेंगे। आखिरी में जो वोटर का मूड है वो सेट होता है धर्म और जाति पे। सवाल ये है, आप हम सब ये सोचें, हम यहाँ से यही मैसेज दें कि धर्म क्या है। धर्म है, मैं यहाँ पर अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर देश दुनिया दक्षिण हर जगह के नेताओं से कह रही हूं, और हम आपस में ये बात कर रहे हैं कि धर्म है, अगर आपको जनता ने चूज करा है तो उनका काम क्या करेंगे। इसलिए मेरा सवाल था कि जो अन्नदाता है, जो 1.5 साल तक 1 साल तक सड़क पे बैठा रहा, उनकी आय दुगनी के लिए क्या हुआ। आप ऐसा हो सकता है कि आपका जो लॉ थे वो सही थे, लेकिन आप समझा नहीं पाए। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए सवाल नहीं है, ये अशोक गहलोत के लिए भी सवाल है, ये और भी किसी के लिए कि अगर कोई राजस्थान में अगर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर होता है या किसी और राज्य में होता है, तो आप जिस गद्दी पे बैठे हैं, आपका धर्म ये है, जिस धर्म की आप राजनीति करते हैं, जिसके लिए वोट लेते हैं, धर्म केवल ये है कि जो जनता आपको चुन के भेजती है उसमें जाति और धर्म पे जो होता है धर्म निष्पेक्षता खत्म करें, बायस ना हो और वो काम करें। सवाल ये है, लेकिन हम ऐसे ही बहस करते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। और अभी भी नरेंद्र मोदी के गले में अभी मणिपुर का मफलर दिखेगा, उत्तराखंड की टोपी दिखेगी, और किसी के गले में कोई और टोपी दिखेगी, कोई पगड़ी पहन के आ जाएगा, कोई गंगा में स्नान कर लेगा, और वोटर भी उसी को देखकर वोट देंगे। इसलिए ये बहस है, जारी रहेगी। परिवर्तन कब आएगा, क्या कभी इलेक्शन कमीशन इस तरह का फैसला लेगा कि धर्म
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन इतना जरूर तय है कि चर्चा भी होती रहे। धार्मिक हम आस्था की बात करते हैं, सियासी आस्था की बात करते हैं कि जब चुनाव आते हैं करीब तो हर नेता, मंत्री, विधायक सभी नजर आने लगते हैं, दिग्गज नेता की मंदिर के दर्शन करने के लिए, सब कुछ, क्योंकि आस्था से जुड़ा मामला है, लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ मामला है और इसी के तहत ही वोटर्स को साथ लाया जा सकता है। लेकिन इन दोनों ही, हम पंजाब की बात करें, हम यूपी की बात करें, अमित शाह या राहुल गांधी की बात करें, मैसेज देने की कोशिश यही की गई है कि हमारा सबसे जुड़ाव है, धर्म में हमारी पूरी आस्था है, हम लोगों से जुड़ाव रखते हैं, हर किसी को साथ लेकर चलते, किसी एक धर्म, किसी एक जाति को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। फोकस सबका है, लेकिन जनता के दिलों पे इनकी बातें कितनी पहुंचती हैं और क्या वो वोटों में तब्दील होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।